नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक और थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है एंड दिस टाइम चाइना ने हांगकांग के पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए मंजूरी दे दी है। टू बी मोर प्रिसाइज, इस बार जो मंजूरी दी गई है वो बेसिकली हांगकांग का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उनके चुनाव करने का जो तरीका है, पूरी की पूरी प्रणाली है, उसको बदलने की मंजूरी चाइना के द्वारा दी गई है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से बदलाव किए गए हैं और ऑल्सो बात करेंगे पिछले 1-1.5 साल से चाइना ने किस तरीके से हांगकांग के ऊपर अपना शिकंजा और भी ज़्यादा कस लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहता हूँ। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज आपके लिए पेश करी गई है जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको केवल और केवल अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है और रोजाना 12:30 बजे 30 मिनट्स के लिए आपको एक टेस्ट में अपीयर करना है। यदि आप इस टेस्ट में टॉप 10 रैंक्स में लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे अवार्ड्स भी पेश किए गए हैं और इसमें एवरीडे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। तो यदि आप 2021 के प्रीलिम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो इस टेस्ट में हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट नाउ, सबसे पहले तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए रिगार्डिंग हांगकांग एंड चाइना। देखिए, चाइना के कई सारे ऑटोनॉमस रीजन्स हैं जिसमें से हांगकांग भी एक ऑटोनॉमस रीजन का ही पार्ट माना जाता है। जैसे तिब्बत है, जैसे जिंगजियांग है, उसी तरीके से हांगकांग भी चाइना का ही एक ऑटोनॉमस रीजन माना जाता है। लेकिन चाइना और हांगकांग के बीच में जो अग्रीमेंट है वो बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पर 1 कंट्री 2 सिस्टम्स होंगे, यानी कि देश तो एक ही होगा लेकिन दोनों देशों की जो प्रणालियाँ हैं वो अलग अलग होंगी। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हांगकांग में चलाया जा रहा है सिंस द ईयर 1997 से ये सिस्टम बेसिकली लागू हो चुका था। सिस्टम है क्या? बड़ा सिंपल है कि दोनों के दोनों जो रीजन्स हैं वो अपने अपने गवर्नमेंटल सिस्टम को रख सकते हैं। कहने का मतलब, जो आपका प्रशासनिक ढांचा है, जो आपकी सरकारी प्रणाली है, फिर भले वो लीगल हो, इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, वो बेसिकली दोनों की दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन इस चीज़ को चाइना ने ज़्यादा देर तक सस्टेन होने नहीं दिया। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट हुआ था 1997 में, उसके अनुसार हांगकांग के पास अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसको कि वो बेसिक लॉ भी कहते हैं। और इस बेसिक लॉ के अनुसार हांगकांग में आपको मालूम होगा एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है और चाइना में एक टोटली अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। इनफैक्ट हांगकांग की करेंसी भी अपनी अलग करेंसी है जिसका नाम है हांगकांग डॉलर। नाउ, हुआ क्या कि ये जो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस हांगकांग एंजॉय कर रहा था, चाइना ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। आपने देखा होगा इवन तिब्बत में, इवन जिंगजियांग में चाइना ने दोनों ही रीजन्स के ऊपर अपने शिकंजे को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कसा हुआ है। द सेम थिंग हैपेंड इन हांगकांग एज वेल। इनफैक्ट सबसे पहली बार हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे सन 2014 में, जब हांगकांग में कंडक्ट करी गई थी एक अम्ब्रेला मूवमेंट। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने ये कह दिया था कि हम हर एक तरह का कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, उसकी स्क्रीनिंग चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा करी जाएगी। यानी कि अधिकतर जो पावर है वो सीसीपी के पास यहाँ पर आ जाएगी। इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए हांगकांग में कई सारे प्रोटेस्ट करे गए थे एंड दिस थिंग, ये प्रोटेस्ट चले थे लगभग 2-2.5 महीने तक, लेकिन उसके बावजूद भी फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अल्टीमेटली प्रोटेस्ट जो है वो डिसबर्स ऑफ हो गए एंड चाइना ने अगेन अपनी मनमानी ही चलाई। जो वो करना चाहते थे वो करने में सफल रहे। उसके बाद जो बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे ये 2019 में शुरू हो चुके थे और ये वाले प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चले थे। कोविड-19 लॉकडाउन के पहले ही ये प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे एंड इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन प्रोटेस्ट जो है वो बंद नहीं हुए थे। और इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने हांगकांग के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कानून भी पास कर दिया था। इस पूरे के पूरे कानून तक पहुंचने का जो प्रोसेस था, इसमें चाइना ने लगभग हांगकांग के 7,000 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था। और ये जो 7,000 लोग अरेस्ट करे गए थे, इसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो कि डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता थे, लोकतंत्र के सहयोग में खड़े हुए थे। उन सभी लोगों को यहाँ पे चाइना ने अरेस्ट कर लिया था और इस चीज़ की आलोचना दुनिया भर में हुई थी। आप ऐसा मान लीजिए जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूएस, यूके, इवन यूरोप के कई सारे देश यहाँ पर चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन एज यूजुअल चाइना को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास कर दिया था, ये कहते हुए कि बेसिकली अगर हमें लगता है कि किसी भी वजह से हमारी जो
कंट्री की यूनिटी है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम ऐसे कानून को पास कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इसके क्रिटिक्स थे वो इसके खिलाफ थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इसके चलते ना तो आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और साथ ही में हांगकांग की जो स्वायत्तता है वो भी एकदम यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी। हैरानी वाली बात यहाँ पर यह भी थी कि कई सारे लोग, जिसमें मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी लेजिस्लेटर्स थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान जिसको कि हांगकांग के फादर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम भी दिया जाता है, मार्टिन ली इनका नाम है, इनको भी चाइना के द्वारा बड़ी ही ओपन तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था। और जब इन्होंने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया था कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेटर है, हम उसको अयोग्य घोषित करते हैं कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता है। इस चीज़ के चलते तब से लेकर अभी तक चाइना ने केवल इस चीज़ को घोषित कर दिया था कि कोई भी इंसान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई कानून पास नहीं किया था। अब जो है चाइना ने उतनी कमी भी पूरी कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कवरेज अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा करी जा रही है। यहाँ पर टर्की का न्यूज़पेपर है ये अंडोलू एजेंसी, उसने कवर किया है चाइना अप्रूव्स हांगकांग इलेक्टोरल सिस्टम ओवरहॉल। उसके बाद अल जजीरा जो कि वेस्ट एशिया से ऑपरेट करता है न्यूज़पेपर, इसने भी कवर किया चाइना अप्रूव्स ओवरऑल ऑफ हांगकांग्स पॉलिटिकल सिस्टम। नॉट ओनली दिस, हमारे द हिंदू ने भी इसको कवर किया, चाइना अप्रूव्स स्वीपिंग इलेक्टोरल शेकअप फॉर हांगकांग। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी चीज़ की वोटिंग हुई थी चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, और उस वोटिंग में अनसरप्राइजिंगली जो वोटिंग के रिजल्ट्स आए थे उसके अनुसार 167 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया था और 0 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया था। वोट इस चीज़ को लेके हुई थी कि क्या हमें हांगकांग के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना है या नहीं बदलना है, तो ऑब्वियसली 167 लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अब 2 बड़े बदलाव इस पर्टिकुलर नई वोट में करवाए गए हैं। सबसे पहले तो इसके अनुसार ये कह दिया गया है कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होंगी उसके नंबर को हम कम करना चाहते हैं, यानी कि जो हांगकांग की मिनी पार्लियामेंट में अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होंगी उनको अब कट कर दिया जाएगा। कितना कट किया जाएगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद एक कमिटी बिठाई जाएगी, एक कमिटी गठित करी जाएगी जो कि अप्रूवल देगी कि ये वाला उम्मीदवार जो है वो इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट के लिए खड़ा हो सकता है या फिर नहीं खड़ा हो सकता है। यानी कि एक कमिटी जो कि चाइना के द्वारा ही अपॉइंट करी जाएगी, वो ये डिसाइड करेगी कि हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करनी है तो क्या वो फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसको किस बेसिस पे बनाया जाएगा इसकी जानकारी आपको मैं आने वाली स्लाइड में दूंगा। जो नया सिस्टम है ये सिंपली ये कहता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको कि शॉर्ट में लेगको भी कहा जाता है, इट विल बी एक्सपैंडेड टू 90 मेंबर्स। लेकिन इन 90 मेंबर्स में जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे ये केवल और केवल अब 20 रह जाएंगे। पुराने सिस्टम में जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे ये कुल मिला के 70 थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जिनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था वो अब 70 से 20 हो गए हैं। लेकिन अब जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? सबसे पहले तो जो कम से कम 30 सीट्स हैं उनको डायरेक्टली रिजर्व कर दिया गया है, उनको आरक्षित कर दिया गया है फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो हैं वो नामित होंगे, यानी कि नॉमिनेटेड होंगे, एंड ये नॉमिनेशन करी जाएगी चाइना के ही द्वारा। तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है। कहने का मतलब हांगकांग के जो रहने वाले नेटिव लोग होंगे उनकी अब रिप्रेजेंटेशन लेगको में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, और ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है, कि एक समिति बिठाई जाएगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता है। और इसका जो पैरामीटर है ये बहुत ही ज़्यादा वेग है। बेसिकली केवल उन्हीं लोगों को हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन में हिस्सा लेने का अनुमति दी जाएगी जो कि देशभक्त होंगे, यानी कि जो लोग पेट्रियाटिक होंगे, केवल वही लोग यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। अब पेट्रियाटिज्म कौन डिसाइड करेगा? ये लोग चाइना ही डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कोई इंसान पेट्रियाटिक है, देशभक्त है या फिर नहीं है। तो पैरामीटर तो पेट्रियाटिज्म का दिया गया है जो कि गलत नहीं है, लेकिन पेट्रियाटिज्म किस आधार पर डिसाइड करी जाएगी ये ऑब्वियसली चाइना अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही यहाँ पे इस चीज़ को देखेगी। तो ये बड़े बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से अब लग रहा है कि अब हांगकांग का एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम का जो हिस्सा होता है इलेक्टोरल सिस्टम, वो भी अब चाइना के जो है पूरे कंट्रोल में आ चुका है। इसके लिए चाइना की रीजनिंग लगभग
काफ़ी सिमिलर है जो रीजनिंग इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास करते टाइम दी थी कि हम बेसिकली ऐसे चेंजेस को इसलिए लाना चाहते हैं सो दैट हम हांगकांग के इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार ला सकें और साथ में इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि केवल और केवल देशभक्त लोग ही हैं जो कि हांगकांग को चला रहे हैं। सो द रीजनिंग गिवन बाय चाइना अर्लियर कि हम सेपरेटिज्म को कम करना चाहते हैं और बेसिकली हम हांगकांग के सुधार के लिए बात कर रहे हैं, सेम रीजनिंग यहाँ पर दी है कि हम हांगकांग के सुधार के लिए ये पूरे के पूरे बदलाव ला रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। रही बात इलेक्शंस कब होने वाली हैं, तो देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शंस थी ये पिछले साल सितंबर में होने वाली थी, लेकिन महामारी के चलते इलेक्शंस डिले हुई। अब इनकी डेट अनाउंस होगी, लेकिन जब नई डेट अनाउंस होगी तो इन इलेक्शंस में जो नए रूल्स हैं इसके अनुसार जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसकी मदद से आप अपने घर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हर रोज़ लाइव क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल हो जाता है, यानी कि जो भी चीज़ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसमें एक स्पेशल ऑफर भी चलाया गया है जिसमें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को आज परचेज करते हैं तो आपके लिए 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये केवल और केवल ऑफर 31 मार्च तक है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए ऐप पे और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए। और इसमें अगर आपको सब्सक्रिप्शन में भी 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज़ करना होगा ये वाला कोड जो कि है अनी यूपीएससी। इसके अलावा आप अनी 10 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार प्लस या आइकॉनिक कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यदि आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स या फिर स्टेट पीसीएस की परीक्षाज, तो उनके लिए भी आप अगर अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इन प्राइसेस की जगह आप इन प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।